नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आप जानते हैं कि 4 मार्च को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आ चुकी है, यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जाम की डेट आ चुकी है। जून 27 को प्रीलिम से करीब आ रही है एग्जाम। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 24 मार्च। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं हमारे अगले 100 दिन की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी एग्जाम, राइट। तो चलिए बात करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या है पिटफॉल्स इस प्रिपरेशन में, किस तरह से हमें स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए टाइम। हम लोग बात करेंगे एक प्लान के बारे में। मैं आपको बताऊंगा सेल्फ एनालिसिस कितना जरूरी है इस एग्जाम की प्रिपरेशन में। सो लेट्स स्ट्रेटेजाइज फॉर द प्रीलिम्स 2021। लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर आप ऐसी स्ट्रेटेजी क्यों बता रहे हैं। लेकिन चलिए मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूं। मेरा नाम है राहुल सायगांवकर। मैंने यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अटेम्प्ट की है। वहां पे मैं 3 बार पर्सनैलिटी टेस्ट दे चुका हूं और मेरा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स का स्कोर काफी अच्छा रहा है। ऑलवेज आई हैव स्कोर्ड वंस 112, एक बार 136 और एक बार 127। वन ऑफ द मिनिमम मार्क्स दैट आई हैड वाज 108 आल्सो, राइट। तो दिस इज माय यूपीएससी जर्नी। तो मैं आपको अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीजें बताऊंगा, अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे, और कैसे आपको ये अगले 100 दिन प्लान करने हैं इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन विजिट टू studiiq.com, जहां पे हमारे यहाँ पे कोर्स में काफी सारे फीचर्स है। अ लॉट ऑफ कंटेंट इज अवेलेबल। यू कैन वॉच द डेमो वीडियो टुडे इटसेल्फ एंड टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी के बारे में। लेकिन उससे पहले एक चीज मुझे बतानी है सारे एस्पिरेंट्स को, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। देखिए इस बार नंबर ऑफ पोस्ट आई है नोटिफिकेशन में, 712 पोस्ट बताई गई है 2021 एग्जाम में। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर आप ये क्यों बता रहे हैं, नंबर्स क्यों दिखा रहे हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि एस्पिरेंट्स के दिमाग में ऐसा चलता रहता है कि इन नंबर्स के आधार पर भी वो डिसाइड करते हैं कि अटेम्प्ट देना है या नहीं। सबको लगता है कि अगर कम पोस्ट होती है तो कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है, मेरा चांस कम हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब गलत नोशंस है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि नंबर्स काफी कंसिस्टेंट है कुछ सालों से। इस बार 712 थोड़े से कम है, पिछली बार 796 था, उससे पहले 896 और 782 रह चुके हैं 2018 में। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो 1000 के ऊपर ही बहुत बार रह चुके हैं, 1100 के आसपास भी पोस्ट थे। लेकिन अगर पोस्ट कम है तो क्या कंपटीशन बढ़ेगा, क्या आपके चांसेस कम होंगे, ये सब सोचना गलत होगा। क्यों? देखिए मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं किसी भी एस्पिरेंट से एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि भैया आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की क्यों तैयारी कर रहे हैं, तो सबका जवाब होगा कि मुझे आईएएस बनना है, राइट। अगर मैं आईएएस की सीटें देखूं कितनी होंगी, 150 अप्रोक्सीमेटली। अगर कोई कहे नहीं सर मुझे आईएएस नहीं आईपीएस बनना है, तो कितनी होंगी, 150, राइट। अप्रोक्सीमेट नंबर्स बता रहा हूं मैं, यानी कि 300 सीटें। तो यहां पे अगर नंबर 300 भी होता तब भी तो आप एग्जाम लिखते ही ना, राइट। तो आप याद रखिएगा कि ये जो नंबर्स है, इन नंबर्स के ऊपर कभी जज नहीं करना चाहिए कि मैं अटेम्प्ट लिखूं या नहीं, राइट। योर वर्क इज प्रिपरेशन, योर वर्क इज गिविंग द एग्जाम, जस्ट गिव द एग्जाम। नंबर्स तो आते रहते हैं। और इन जनरल इंडिया में सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन तो हर जगह, ये तो डू नॉट फियर अबाउट दैट, जस्ट गो विद द फ्लो, राइट। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। उससे पहले तारीखों के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि March 4 को नोटिफिकेशन आ चुकी है। आपको आखिरी तारीख है एप्लीकेशन भरने की 24 तारीख तक। ध्यान से एप्लीकेशन भरिए, अपना ऑप्शनल ध्यान से भरिए, अपना जो लैंग्वेज होता है उसको ध्यान से भरिए, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम लिखना चाहते हो ये सब आप थोड़ा सा ध्यान से भरिएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर गलती हो चुकी है फॉर्म में, तो आप मल्टीपल टाइम्स ही फॉर्म भर सकते हैं और जो भी आप लास्ट सबमिट करोगे फॉर्म, दैट वुड बी कंसिडर्ड फाइनल बाय यूपीएससी। याद रखिएगा। तो आपकी डी डे या फिर एग्जाम डेट इज 27 जून। तो आप जो भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, 100 डे जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे, आपका 100th डे होगा जून 25, क्योंकि 26 जून सैटरडे इज अ रिलैक्सिंग डे। क्योंकि माइंडसेट उस दिन बहुत पॉजिटिव रखना है आपको, और मैं आपको बताऊंगी कि 26 तारीख को आपको क्या करना है, राइट। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी इस हिसाब से बनाइए। यू हैव ऑलमोस्ट हाफ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई एंड हाफ ऑफ जून ऑल्सो। तो अप्रोक्सीमेटली 110 से भी ज्यादा दिन है आपके पास। आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाइए। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा हमारा एजेंडा क्या होगा, आज क्या बात करने वाले। सबसे पहली चीज, ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं, ये कोई हार्ड कोर वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रेटेजी नहीं है। यानी कि हर एक इंसान की अपनी खुद की स्ट्रेटेजी होती है। मैं आपको बस एक दिशा देने वाला हूं, और हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं 3 चीजों के बारे में। द 3 दस, द प्लान, कि हमारा प्लान क्या होने वाला है, द मटेरियल और द कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू रीड, एंड द एनालिसिस, द सेल्फ एनालिसिस पार्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट।
देखिए किसी भी एग्जाम के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। देखिए आप यहां पे कोट मैंने लिखा है, बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। तो अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्लान नहीं बना रहे हैं, अगर आप शेड्यूल नहीं बना रहे हैं, अगर आप उसको फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, तो यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग टू फेल। सो डू प्रिपेयर अ प्लान एंड स्टिक टू दैट पर्टिकुलर प्लान। चलिए सबसे पहले प्लान के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले सिलेबस, क्योंकि सिलेबस को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाना है। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस सिलेबस को जानते हैं, यू मस्ट बी टेलिंग सर आई नो, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, प्रिलिमिनरी जनरल स्टडीज का सिलेबस क्या है? करंट इवेंट्स यानी कि करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल इंपॉर्टेंस दोनों। उसके अलावा मैं कह सकता हूं कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एटसेट्रा, ऐसा चीजें दी हुई है। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड जनरल साइंस। तो मैं इस कंप्लीट सिलेबस को जो प्रीलिम्स का है, इसको मैंने 5 डिफरेंट सब हेडिंग्स में डाल रखे हैं। तो हमारा प्लान क्या होगा? देखिए बहुत ही सिंपल सा प्लान है कि मेरे पास 100 दिन है और मैंने अपने पूरे सिलेबस को 5 डिफरेंट कैटेगराइजेशन यानी 5 डिफरेंट सब हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया। एक है आपका हिस्ट्री, एक है पॉलिटी, एक है ज्योग्राफी, एक है इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट एंड जनरल साइंस। और करंट अफेयर्स जो चीज है उसको मैंने कॉमन रख दिया है, क्योंकि आपको हर एक चीज के करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, राइट। अब आपको लग रहा है सर ये तो काफी सिंपल सा प्लान है। मैथमेटिकली 100 दिन है, 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो हर एक सब्जेक्ट को मैंने 20 डेज दे रखे। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि 20 डेज पूरा स्टडी करेंगे, एक चीज हिस्ट्री, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे। बाय द एंड आपको ऐसा होगा कि जो आपने पहले शुरुआत में पढ़ा हुआ है वो बहुत बार ऐसा होता है कि भूल जाते हैं। तो हम लोग स्ट्रैटेजाइज करेंगे कि हम लोग इन 100 दिनों को कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहली चीज तो आपको जो 100 डेज है उसको डिवाइड करना है 60 डेज और 40 डेज में। ये क्यों? क्योंकि 60 डेज में आपकी फर्स्ट एक्सटेंसिव रिवीजन चलेगी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स एंड 40 डेज में यू विल डू अ सेकेंड रिवीजन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स अगेन द सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम में टाइम क्यों है, कम क्यों है? क्योंकि यू आर ऑलरेडी थरो विद दिस नाउ, सो यू विल डू अ गुड जॉब, राइट। तो सबसे पहले तो 100 दिन को मैंने डिवाइड कर दिया 2 महीनों में और 40 दिन। तो ये पहले 2 महीने में आप क्या करना है? यू कैन सिंपली फॉलो दिस स्ट्रेटेजी 12 + 8, यानी कि आपको हर सब्जेक्ट के लिए 12 दिन देने हैं। 12 दिन बहुत होते हैं आपको हिस्ट्री पढ़ने के लिए, उसके अंदर भी सब कैटेगराइजेशन कर दीजिए आप। 12 दिन को आप डिवाइड करोगे, 3 दिन एंशिएंट हिस्ट्री, 3 दिन मॉडर्न हिस्ट्री, 3 दिन मिडिवल, राइट, 3 दिन आर्ट एंड कल्चर आप फिनिश कर सकते हो आराम से, फर्स्ट रीडिंग। सो divide your time such that follow 12 days one particular subject। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सर मेरा पॉलिटी काफी स्ट्रांग है तो मुझे 12 दिन नहीं चाहिए। तो इंडिविजुअली आप इसको थोड़ा ट्वीक कर सकते हैं, बट इस पूरे स्लाइड या फिर इस पूरे डिस्कशन का सार क्या है कि आपको कम से कम 2 रिविजन्स कंप्लीट करने हैं। अब उसके अंदर भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर अगर स्ट्रांग सब्जेक्ट है तो मैं टाइम कम कर दूंगा, और अगर वीक सब्जेक्ट है तो उसे आप टाइम ज्यादा दे दीजिए। इसके अलावा डेली का जो टाइम टेबल होता है, डेली अगर आपका स्टडी का पैटर्न कुछ ऐसा है कि आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो यू कैन डिवोट ऑल द 12 डेज फॉर वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसको कंप्लीट कीजिए, रिवाइज करके पीछे हटा दीजिए, अगला सब्जेक्ट उठाइए। अगर नहीं तो एक दिन में आप मॉर्निंग सेशन और आपका जो इवनिंग सेशन होता है आप उसमें 2 अलग सब्जेक्ट पढ़िए। यानी कि इस तरह से शेड्यूल बनाइए कि सुबह पॉलिटी और शाम में ज्योग्राफी या दोपहर में ज्योग्राफी, ऐसे आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो। और मेरी तरफ से आपका सुझाव ये रहेगा कि हिस्ट्री अंत में कीजिएगा दोनों बार, क्योंकि जितना ज्यादा आप हिस्ट्री लेटेस्ट पढ़ोगे उतना रिटेंशन रहेगा, वोलेटाइल सब्जेक्ट है, तो प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब मैं आप सबसे ये आशा करता हूं कि जो भी एस्पिरेंट्स है वो एक शेड्यूल जरूर बनाएंगे जिसमें 100 डेज होंगे, और 100 डेज में आप अपना कंप्लीट शेड्यूल बनाएंगे जिसमें आप 2 बार रिविजन करेंगे ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट्स। अब रही बात करंट अफेयर्स की, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन इन जनरल जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका करंट अफेयर्स तभी आप कंप्लीट कर दीजिएगा। यानी कि अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उन 12 दिनों में आप करंट अफेयर्स भी पढ़ लीजिए पॉलिटी के, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स ज्योग्राफी के भी उस टाइम पे पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स है तो उसके करंट अफेयर्स भी उन 12 दिनों में फर्स्ट राउंड, और अगली बार सेकेंड राउंड में 40 दिनों में वो भी पढ़ लें। यानी कि द प्लान इज फॉर नेक्स्ट 100 डेज आई एम बुकिंग माई सेल्फ फॉर 5 सब्जेक्ट्स। अगेन स्पेसिफिकली आप टाइम अपने हिसाब से अलॉट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द प्लान काफी क्लियर है, राइट। सिंपल भी था, मैंने आपको बताया कि 20 दिन आप पूरा भी पढ़ सकते हो, लेकिन इट इज रादर काउंटर प्रोडक्टिव, एक ही बार आप पढ़ोगे। तो इस 20 दिन में आप डिवाइड कीजिए। मैंने आपको बता दिया 12 और 8, उसका लॉजिक मैंने आपको बताया कि शुरुआत में एक्सटेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई रिविजन, और सेकेंड टाइम में आप थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर सकते हो।
सेकेंड टाइम में आपकी पढ़ने की स्पीड भी, इनफैक्ट रिवीजन की स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और आपके कंफर्ट लेवल से अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो 12-8 के बदले में आप 10-10 डेज का भी आप शेड्यूल बना सकते हो। दैट इज नॉट एन इशू, यू कैन डिवाइड इट एज 10-10, सो इट इज अप टू योर कंफर्ट लेवल। तो प्लान मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी चीज क्या थी? दूसरा चीज था मटेरियल के बारे में। अब यहां पे स्टूडेंट्स बहुत सवाल पूछते हैं, स्टूडेंट इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज करते हैं कि सर मैं बुक लिस्ट क्या फॉलो करूं। अगर आप मुझे अभी ये सवाल पूछ रहे हो यूपीएससी 2021 के लिए, मैं कहूंगा कि ये थोड़ा सा गलत सवाल होगा, क्योंकि मैं आशा करता हूं कि अगर आप 2021 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पिछले कम से कम 8 महीनों से पढ़ाई कर रहे हैं, आपके दिमाग में ऑलरेडी प्लान है, आपके पास बुक लिस्ट पड़ी हुई है। अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन सिंपली सर्च ऑन स्टडी IQ बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। आपको वीडियोस मिल जाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव, कौन सी किताब रेफर करनी है किस सब्जेक्ट के लिए। लेकिन अभी मैं आशा करता हूं कि आपने ऑलरेडी ये फाइनलाइज कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में एक नोशन होगा कि पॉलिटी के लिए मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा, उसी को रिवाइज करूंगा, या फिर मैं ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज करूंगा, या फिर इकोनॉमिक्स के लिए मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ूंगा, बजट पढ़ूंगा, या फिर कोई और रेफरेंस बुक पढ़ूंगा। यानी कि बुक लिस्ट मैं आशा करता हूं कि आपने फाइनल कर दिया और उस बुक लिस्ट के बेसिस पे आपने नोट्स भी बना लिए होंगे, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि वो सबसे वैल्यूबल होते हैं इस पर्टिकुलर रिवीजन के टाइम। जल्दी से रिवीजन होता है, बहुत ही आराम से होता है, इनफैक्ट क्विक रिवीजन एंड क्विक ग्रास्पिंग भी हो जाती है अपने खुद के नोट से। तो ये मैं आशा करता हूं कि आपने फाइनल कर दिया। तो अगर आपने फाइनल कर दिया है तो आप स्टिक टू दैट पर्टिकुलर थिंग। अगले 100 दिनों में सबसे जरूरी चीज आपको ये करनी है कि कोई नया सोर्स नहीं उठाना है, राइट? जो आपने बुक लिस्ट फाइनल की है, जो आपने डिसाइड किया हुआ है, उसी को रिवाइज करना है, कंसोलिडेट करना है। आपको याद रखना है कि जो अगले 100 दिन है, ये 100 दिन कोई नए चीज पढ़ने की टाइम नहीं है। ये टाइम है आपको रिवाइज करना है, आपकी चीज कंसोलिडेट करनी है और आपको खुद को टेस्ट करना है कि जो मैंने पढ़ा है उससे क्या मैं MCQ सॉल्व कर पा रहा हूं, राइट? बहुत जरूरी चीज है ये। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर नो न्यू सोर्सेस कहते हो और करंट अफेयर्स की बात करते हो। करंट अफेयर्स इज सेपरेट, दिस इज समथिंग विच गोज ऑन। मैं स्टैटिक पार्ट के लिए बात कर रहा हूं। स्टैटिक पार्ट यानी कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इन सब चीजों के लिए आपने एक स्टैटिक सोर्स बनाया होगा, अपने नोट्स बनाए होंगे, आप उसको फॉलो कीजिए, उसको रिवाइज करते रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा। और आपको याद रखना है कि इमिटेट नहीं करना है आपको। इमिटेट मतलब किसी और का देखकर आप इमिटेट मत कीजिए, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए, उसी पे फोकस रखिएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए, अगर आपने अपने दिमाग में बना रखा होगा कि मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा, मैं 2 बार 3 बार रिवीजन करूंगा तो आई विल बी गुड टू गो फॉर पॉलिटी, राइट? आपके दिमाग में होगा। आपका कोई दोस्त आएगा और आपसे कहेगा, यार लक्ष्मीकांत क्यों पढ़ रहा है? लक्ष्मीकांत तो लल्लू किताब है, लक्ष्मीकांत में काफी ज्यादा एरर्स है, बहुत सारे मिस्टेक्स है, वो क्यों पढ़ रहा है तू? मैंने तो दुर्गादास बासु पढ़ी है, मैंने तो ग्रैनविल ऑस्टिन का पढ़ा, यार ग्रैनविल ऑस्टिन काफी अच्छी क्लैरिटी देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सब चीजें नहीं करनी, आपको दूसरों को इमिटेट नहीं करना है। जिसको जो पढ़ना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजी अपनी खुद की बनानी है, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और जस्ट फोकस ऑन योर स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंट दैट स्ट्रैटेजी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको याद रखना है प्लान क्या है। 100 दिनों का मैंने प्लान बताया आपको, 12+8 रूल, यानी कि 12 डेज 1 सब्जेक्ट, और उसी को रिवाइज करना है नेक्स्ट 8 डेज, या फिर फर्स्ट रिवीजन फर्स्ट 60 डेज, सेकंड रिवीजन नेक्स्ट 40 डेज। और जो सोर्स है उसी सोर्स को आपको कंटिन्यूअसली रिवाइज करना है, कंसोलिडेट करना है, उसी को याद रखना है, राइट? तो ये हो गई प्लान और मटेरियल की चीजें। अब तीसरा हो गया एनालिसिस। सबसे जरूरी चीज मेरे हिसाब से है एनालिसिस, क्योंकि जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं सब लोग पढ़ते हैं, राइट? सब लोगों को पता है कि पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, मैपिंग सब कुछ कर चुके हैं एटसेट्रा, लेकिन एनालिसिस बहुत जरूरी चीज है। क्यों? देखिए, मैं आपको मेंस के एक एग्जांपल देता हूं। मेंस के पर्सपेक्टिव से आपने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन मेंस में जब आप आंसर राइटिंग लिखोगे तो वो पेपर पे आपको लिखना है। जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आपका नॉलेज है, वो जब तक पेपर पे नहीं आएगा तो आपको मार्क्स ही नहीं आएंगे, राइट? तो इसका मतलब क्या है? पढ़ाई आपने की है, उसको पेपर पे लिखना बहुत जरूरी है। वैसे ही प्रीलिम्स में जो आपने पढ़ाई है, उस पढ़ाई के बेसिस पे, उस डेटाबेस, उस नॉलेज के बेसिस पे क्या आप MCQ सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने गवर्नर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। स्टूडेंट्स हमेशा कहते हैं, सर मैंने गवर्नर के सारे आर्टिकल्स रट लिए, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया। जब गवर्नर पे सवाल आता है तो आप गलती क्यों करते हो, राइट? तो ये आपको जानना है, ये आपको एनालाइज करना है। ये कैसे होगा? ये एनालाइज होगा जितना ज्यादा आप सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा आप खुद को टेस्ट करोगे, उतना ज्यादा आपकी एनालिसिस बढ़ती जाएगी, आप रिफाइन होते जाओगे, आपके स्किल्स होन होते जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने, उनको सॉल्व करना है।
तब आपको आइडिया आ जाएगी कि ट्रेंड क्या चल रहा है, पॉलिटी में किस तरह के सवाल आते हैं, कितनी कॉम्प्लिसिटी है, मेरी कितनी नॉलेज है, क्या उस नॉलेज से मैं वो सॉल्व कर पा रहा हूं या नहीं। अगर नहीं तो उसको, उस गैप को ब्रिज कीजिएगा, राइट। तो ट्रेंड पता चलेगा आपको, किस तरह के सवाल है, इजी सवाल भी है, मिक्स सवाल भी है। इनफैक्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि यूपीएससी के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो रिलेटिवली इजी होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के पेपर से भी। तो कम से कम पिछले 10 साल के, मेरे हिसाब से 10 years एटलीस्ट यू हैव टू प्रिपेयर दीज क्वेश्चन पेपर्स। और कई बार ऐसा होता है कि यूपीएससी के सवाल रिपीट हो जाते हैं, रेयरली दो, बट स्टिल अगेन डू फोकस ऑन दिस, डू सॉल्व दिस। और जैसे ही आप ये 10 years क्वेश्चन पेपर करोगे उसके बाद आप मॉक प्रीलिम्स पे लग जाइए। मॉक प्रीलिम मतलब जो आप 27 जून को करने वाले हो, जो आप प्रीलिम्स देने वाले हो, उससे पहले आप प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए। एक बहुत ही ग्रेट कोट है, वो कहते हैं कि स्वेट मोर इन ट्रेनिंग सो दैट यू ब्लीड लेस इन बैटल। सो आपकी ट्रेनिंग है ये मॉक टेस्ट, और यहां पे आपको स्वेट करना है, यहां पे आपको टेस्ट देनी है, टेस्ट में गलतियां करनी है, उन गलतियों से सीखना है, और आपको देखना है कि आप क्या गलती कर रहे हो, फिर इवेंचुअली आपको फाइनल एग्जाम में वो नहीं रिपीट करनी, राइट। तो मॉक टेस्ट जरूर लेना है आपको। अब अगला सवाल ये उठता है कि सर मैं मॉक टेस्ट ले रहा हूं लेकिन मुझे मॉक टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। मॉक टेस्ट मार्क्स के लिए नहीं होते, आपको याद रखना है, राइट। मॉक टेस्ट आर नेवर फॉर मार्क्स, बिकॉज मॉक टेस्ट एक अलग ही चीज है, यूपीएससी के सवाल कुछ अलग ही चीज है। और प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि मॉक टेस्ट से आपको क्वेश्चन भी आ जाएंगे। ये कभी नहीं होता है कि जो मॉक टेस्ट में आया वैसा ही सवाल एग्जैक्टली आ जाएगा, नहीं, आपको टॉपिक वहां से आ सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स डू क्लेम कि 90% हिट रेट है एटसेट्रा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, लेकिन सेम क्वेश्चन आना सवाल नहीं। तो इसीलिए मार्क्स के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। व्हाट यू आर सपोज टू फोकस, इस पर्टिकुलर मॉक प्रीलिम टेस्ट से आपको आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस देखनी है, राइट। वो जो एमबीए का कॉन्सेप्ट है स्वॉट एनालिसिस, वही चलता है यहां पे, राइट। तो आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपको यहां पर टेस्ट करनी है इन दीज मॉक प्रीलिम्स। अब आप सवाल पूछोगे सर कैसे मैं टेस्ट करूं, मैंने आपको बताया था प्लान, मैंने आपको बताया था मटेरियल। अब मॉक प्रीलिम्स में जब आप टेस्ट लोगे तो आपने ऑब्जर्व किया कि समझ लीजिए पहले टेस्ट में आपको 70 मार्क्स आ गए, मार्क्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है, फिर भी 70 आ गए। फिर आपने ऑब्जर्व किया कि उस मॉक में आपने पॉलिटी के काफी अच्छे सॉल्व कर लिए, तो आपको पता चल रहा है कि पॉलिटी इज योर स्ट्रेंथ। ज्योग्राफी में आपने बहुत ही बवाल मचा दिया है, गलत कर दिए बहुत सारे। एनवायरमेंट इकोलॉजी में आपने गलती कर दी, तो आपको पता चला कि यार ये वीक जोन है, वीक एरिया, मुझे इस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी ट्वीक कीजिए। पॉलिटी में शायद 12 नहीं 10 दिन, ज्योग्राफी में 12 नहीं 14 दिन, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन। इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, इसमें आपको खुद सेल्फ एनालिसिस करना है, आपको देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। इसके साथ ही साथ केवल सब्जेक्ट नहीं, आपको खुद को भी समझना है। खुद को समझना कैसे, यानी कि मैं किस तरह का एस्पिरेंट हूं। अगर मैं एग्जाम में 100 अटेम्प्ट करके आ रहा हूं तो मेरे चांस बढ़ रहे हैं क्या? अगर मैं 90 अटेम्प्ट कर रहा हूं तो चांस बढ़ रहे हैं क्या? अगर 75 करके मेरे को 120 आ रहे हैं तो इट इज वेल एंड गुड। तो एम आई अ सेफ प्लेयर और डू आई गो फॉर सम एजुकेटेड गेसेस? तो ये सब आपको जानना है, ये सब आपको मॉक में आपको पता चलेगा कि मैं कितने अटेम्प्ट करना चाहता हूं, अपने दिमाग में रख के जाओगे आप, राइट। तो ये सब आपको मॉक के दौरान ही पता चलेगा। इसी ट्रेनिंग के दौरान जब आप स्वेट होगे, जब आप यहां पे प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि दिस इज माई स्ट्रेटेजी, दिस इज माई स्ट्रेंथ। प्रोबेबली आई कैन अटेम्प्ट 90। अगर आप 90 कर रहे हो तो 92 तक भी मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, या फिर अगर आप सेफ प्लेयर हो तो आप 75 पे रुक जाओगे और आपको पता चलेगा क्लियर कर लोगे। तो आप समझिए कि आप किस तरह के कैंडिडेट है, और वो आपको एनालाइज करना है सेल्फ एनालिसिस से, थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड थ्रू मॉक्स। अब अगला सवाल उठता है, सर आपने बता तो दिया मॉक, अब कितने मॉक अटेम्प्ट करने हैं मुझे? क्या मैं हर दिन एक मॉक अटेम्प्ट करूं? क्या मैं 100 मॉक अटेम्प्ट करूं? अब सवाल आपकी कंफर्टेबिलिटी पे होता है, लेकिन मैं आपको एक नंबर बता देता हूं, 25 to 50 मॉक्स आई थिंक आर मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन। इससे आपको, आप खुद को गेज कर सकते हो, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके वीक एरियाज क्या है। इससे आपको स्किल्स भी बहुत सारे आ जाएंगे कि कैसे मुझे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, कैसे मुझे 50-50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे मैं गट फीलिंग पे जाऊं या नहीं जाऊं, अटेम्प्ट करूं या नहीं करूं, ये सब चीजें आपको मॉक में पता चल जाएंगी। दैट इज वाई मॉक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट। अब अगला सवाल है,
सर अगर मॉक टेस्ट लेने हैं तो मैं कौन सी टेस्ट सीरीज लूं, किस टेस्ट सीरीज को फॉलो करूं, ये तो कंप्लीटली आपकी कंफर्ट लेवल पे होता है। आपके पास जो भी विकल्प है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको एक विकल्प देना चाहूंगा। हमारा स्टडी आईक्यू का यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का टेस्ट सीरीज चला, जहां पे हम लोग 40 टेस्ट दे रहे हैं। टोटली 40 टेस्ट एनसीईआरटी के टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, यानी कि जब आप पॉलिटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सेक्शनल टेस्ट ले सकते हो, पॉलिटी का ज्योग्राफी कर रहे हो तो सेक्शनल टेस्ट ले सकते हो। 7 फुल लेंथ टेस्ट है और मॉक टेस्ट भी है यहाँ पे। तो 40 टेस्ट आर इनफ एज आई टोल्ड यू द नंबर, बट इन जनरल आपकी कंफर्ट लेवल पे व्हाट एवर यू डिसाइड डू, बट रिमेंबर प्लान करना है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सारे एस्पिरेंट्स कल ही अपना प्लान बनाएंगे, अपने शेड्यूल बनाएंगे, और प्लीज शेयर इट with me on my Instagram, not an issue। मैं अपनी तरफ से इनपुट देने की कोशिश करूंगा। I told you I do reply on Saturdays and Sundays। उसके साथ ही साथ मटेरियल जो आपने फिक्स किया है, प्लीज उस मटेरियल के साथ स्टिक रहिए, रिवाइज कीजिए, कंसोलिडेट कीजिए, और सबसे जरूरी चीज सेल्फ एनालाइज करना है, खुद को टेस्ट करना है, खुद की स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस जाननी है, एग्जाम तक पूरा तैयार होना है, राइट। तो ये मैंने आपको 3 दस बता दिए मेरे, द प्लान, द मटेरियल एंड द एनालिसिस। अब इसके बाद कुछ छोटी मोटी चीजों के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है यहां पे करंट अफेयर्स। मैंने आपको बताया था करंट अफेयर्स की पढ़ाई। यहां पे बहुत सारे एस्पिरेंट मुझे सवाल पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स की मैं तैयारी कैसे करूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है करंट अफेयर्स कैसे करूं। दिस इज अ बिग बिग कनंड्रम फॉर एवरी एस्पिरेंट। अब पहला सवाल तो उनका होता है कि सर कितना करंट अफेयर्स में पढ़ूं, बहुत ज्यादा है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर आप जून 2021 में एग्जाम दे रहे हो तो आपको कम से कम जैन 2020 से लेकर मई 2021 तक का करंट अफेयर्स आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 17 महीने का करंट अफेयर्स है। तो हर दिन का एक समझ लीजिए, तो 17 दिन आप करंट अफेयर्स के ऊपर दोगे, तो इन 17 दिन को आपको आपके 100 डेज में ऐड कर देना। जैसे मैंने आपको बताया था कि 12+8 स्ट्रैटेजी, आप जब भी पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी का करंट अफेयर्स उसी टाइम पे पढ़ लीजिएगा, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ज्योग्राफी की करंट अफेयर्स को फॉलो अप कीजिएगा, इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर्स तभी फॉलो अप कीजिएगा उन्हीं 12+8 डेज में, तो आपकी करंट अफेयर्स रेडी हो जाएगी। अब इसके अलावा अगला सवाल यह आता है, सर कैसे प्रिपेयर करना है। यह सवाल बहुत इटर्नल सवाल है, बहुत से लोगों का सवाल होता है। अब यहां पे देखिए, करंट अफेयर्स फॉर मेंस प्रिपरेशन इज सेपरेट, करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन इज सेपरेट, राइट। मेंस के लिए आपको एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, ओपिनियंस की जरूरत पड़ती है, पॉइंटर्स की जरूरत पड़ती है, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, प्रो आइडियाज कॉन आइडियाज, यानी कि दोनों पक्ष से आपको पॉइंटर्स चाहिए, आपको आर्गुमेंट देना है। लेकिन प्रीलिम्स प्रिपरेशन में आपका फोकस पिन पॉइंटेड होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। जैसे कि देखिए, यहां पे एक हम लोगों ने न्यूज के बारे में बात की थी हाल ही में, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है इजराइल के ऊपर। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टडी आईक्यू पे, राइट। अब यहां पे अगर आप मेंस पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप आईआर डोमेन में चले जाओगे। इजराइल पैलेस्तीन का इशू जो है वो आपको जानना पड़ेगा, किस चीज पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या हुआ, एटसेट्रा, एवरीथिंग यू नीड। बट अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई कर रहे हैं तो पिन पॉइंटेड चाहिए कि यहां पे सवाल किस तरह के उठ सकते हैं, राइट। तो सवाल आपको आ सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे, काफी फैक्चुअल टाइप की बॉडी है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है, रोम स्टैट्यूट क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर्स कहां पे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या 2 देशों के बीच एक केस को डिसाइड कर सकता है, अगर नहीं कर सकता तो क्या करता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और ये जो आईसीसी है, आईसीसी और आईसीजे में अंतर क्या है, क्योंकि सवाल कभी कभार ऐसे भी आते हैं कि एक स्टेटमेंट आईसीसी का, एक स्टेटमेंट आईसीजे का। आईसीजे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब दोनों का हेडक्वार्टर है हेग, नेदरलैंड में। ये आईसीजे क्या करता है, आईसीसी क्या करता है, आपको ये जान लेना है। सारी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, इसके ऊपर रिवाइज करना है। अब इसके अलावा और न्यूज है, यहां पे आपको इजराइल और पैलेस्तीन की बात चल रही है, तो आपको जानना है इजराइल और पैलेस्तीन, उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन देखना है, इजराइल पैलेस्तीन के बारे में इन जनरल पढ़ना है। यहां पे लिखा हुआ है वेस्ट बैंक और गाजा, तो मैपिंग करनी है आपको, वेस्ट बैंक किस तरफ आता है, गाजा किस तरफ आता है, वेस्ट बैंक के नेबर कौन है, गाजा के नेबर कौन है, इजराइल के नेबर कौन है, इजराइल से लगा हुआ कोई वाटर बॉडी है क्या, इजराइल में कोई हिल्स है क्या। तो इन सब चीजों के ऊपर आप फोकस कीजिएगा, तब आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। आई होप आई हैव गिवन यू अ गुड आइडिया यहां पे एग्जांपल के साथ। चलिए मैं एक और एग्जांपल भी देता हूं। ये टिपिकल एग्जांपल है, मुझे हाल ही में किसी ने सवाल पूछा था, सर ये जो फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है इंडिया में, अब इसके ऊपर प्रीलिम्स पे कैसे सवाल आ सकते हैं। तो मैंने कहा फार्म प्रोटेस्ट इज अ टिपिकल मेंस टॉपिक कि आपको उसके ऊपर आपका पक्ष बताइए, ऐसा कुछ सवाल आ सकता है। लेकिन अगर प्रीलिम्स में बात करनी है तो सबसे पहले तो फार्म प्रोटेस्ट। अब देखिए प्रोटेस्ट आ गया, आप पढ़ लीजिएगा राइट टू प्रोटेस्ट। क्या इंडिया में राइट टू प्रोटेस्ट है? इज राइट टू प्रोटेस्ट अ लीगल राइट? इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट?
इज इट अ स्टैट्यूटरी रेट? तो आप जान लीजिए इस चीज को। और फार्म प्रोडक्ट्स की बात चल रहे हैं तो फार्म बिल बनाया है किसने? केंद्र सरकार ने। क्या केंद्र सरकार के पास पावर है फार्म बिल की? तो इसके बारे में पढ़ लीजिए। अब जैसे ही पावर की बात आ गई, शेड्यूल 7 में चले जाएंगे आप। 3 लिस्ट पढ़ी है, तो 3 लिस्ट में एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस कीजिएगा। ऑल्दो 3 लिस्ट में आप सारे सब्जेक्ट तो याद नहीं कर सकते, जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा आप फोकस जरूर रखना है। और जैसे मैंने शेड्यूल बोल दिया, आप सारे शेड्यूल्स भी एक बार देख रहे हो किस शेड्यूल में क्या पड़ा हुआ है, राइट? तो इस तरह से आपको फॉरवर्ड लिंकिंग और बैकवर्ड लिंकिंग करनी है किसी भी एक टॉपिक की, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको आइडिया आ जाए उस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स टॉपिक से, राइट? आई होप कि आपको पता चल गया किस तरह करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है। यहां पे ओनली इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको लगता है कि एग्जाम में आ सकता है उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। ओपिनियन वगैरह दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मेंस। अब यहीं पे एक सवाल आया था फिर से स्टूडेंट्स का, सर आपने यहां पे अब मेंस की बात कर दी, आप मुझे 100 डेज की प्रीलिम स्ट्रेटजी बता रहे हो, तो क्या मैं मेंस को पूरा भूल जाऊं? अब ये मैं आपको कभी सुझाव नहीं दे सकता, राइट? क्यों? क्योंकि अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके कंफर्ट लेवल पे होनी चाहिए। और मेरी तरफ से मेरा ऑलवेज सुझाव रहेगा, मैंने आपको बताया 60-40, तो पहले जो 60 डेज रहेंगे उसमें आप मेंस की प्रिपरेशन भी जारी रखोगे, आंसर राइटिंग जारी रखोगे। अब आप सोचोगे सर आपने तो बहुत ज्यादा काम दे दिया, अब मैं कैसे करूं? देखिए, इन 60 डेज में आप केवल 1 घंटा मेंस का आंसर राइटिंग कीजिए, 1 घंटा मेंस की प्रिपरेशन कीजिए, यानी कि जो भी आपने पढ़ा है उसके ऊपर सवाल आप एक जवाब दे दीजिए, यानी कि हाफ एन आवर फॉर ऑप्शनल, हाफ एन आवर फॉर जनरल स्टडीज। अब आपको लग रहा हो सर आधे घंटे में होगा क्या? देखिए, 3 सवाल जीएस के लिखिए, 3 सवाल ऑप्शनल के लिखिए, 10-10 मिनट में एक आंसर लिखने होते हैं आपको, तो 1 घंटे में आप 6 आंसर लिख दोगे। तो दिस इज योर मेंस प्रिपरेशन, राइट? डू नॉट लीव दैट आंसर राइटिंग हैबिट हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो कहे सर मैंने 3 बार प्रीलिम्स दिया है, मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ है, तो मैं काफी अंडर कॉन्फिडेंट हूं, मेरे को प्रीलिम्स क्लियर करना है एटसेट्रा, तो आप इस 60 दिन को कम करके 45 डेज भी कर सकते हैं। तो एटलीस्ट टिल द नेक्स्ट 45 डेज मेंस की भी प्रिपरेशन जारी रखनी है। आपके कंफर्ट लेवल से आप टाइम भी ज्यादा दे सकते हो, यानी कि आंसर राइटिंग की हैबिट आपको नहीं छोड़नी है अगले 45 से 60 दिन तक भी, ठीक है? तो प्रीलिम्स भी चल रही है और मेंस भी चल रही है। आपको याद रखना है जो यूपीएससी की एग्जाम है सेग्रीगेटेड नहीं है। कोई कभी ये नहीं कहता कि सर मुझे केवल प्रीलिम्स क्लियर करना, नहीं। एग्जाम एक कंप्लीट एग्जाम है, एक इंटीग्रेटेड एग्जाम है। आप कंटिन्यूअसली प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट की प्रिपरेशन करते रहते हो। जो आप पढ़ रहे हो उससे आप ओपिनियंस बना रहे हो, आइडिया बना रहे हो, तो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट की प्रिपरेशन भी चल रही है। सो इंटीग्रेटेड अप्रोच इज नीडेड हियर, राइट? करंट अफेयर्स के बाद चलते हैं एक और चीज के बाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेग्लेक्टेड चीज है सीसैट। देखिए, सीसैट को काफी लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ सालों पहले ये क्वालिफाइंग हो चुका है, आपको केवल 33% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तो इसीलिए स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है यार 200 मार्क्स का पेपर है, 200 में से 67 मार्क्स तो मैं निकाल ही लूंगा यार, कोई टेंशन नहीं है। और ये जो रवैया है ये काफी खतरनाक है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने जनरल स्टडीज क्लियर किया हुआ है और वो अटक चुके हैं सीसैट में पिछले 1-2 सालों में। और सीसैट पेपर का लेवल भी मैं देख रहा हूं कि पिछले कम से कम 3 से 4 सालों में एक नॉच हमेशा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फिल्टर आउट करना है। तो प्लीज डू नॉट टेक इट लाइटली। और मैं एक लाइटर नोट पे आपको कह रहा हूं कि अगर आप एक ग्रेट इंजीनियर भी हो या फिर आप एक कोई मैथ ओलंपियाड चैंपियन भी हो, तब भी आप सीसैट के ऊपर एफर्ट डालिएगा जरूर, राइट? क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपको लगता हो कि आप बहुत ही जल्दी इजीली स्क्रैप थ्रू कर जाओगे, क्लियर कर जाओगे, लेकिन एग्जाम में अगर माइंड स्टक हो गया, आप उस माइंडसेट में नहीं हो सॉल्व करने के, तो यू विल गेट स्टक एंड यू विल पे वेरी हेवीली फॉर दैट। प्लीज रिमेंबर दिस, क्योंकि जनरल स्टडीज क्लियर होता है, एप्टीट्यूड क्लियर नहीं होता तो बहुत ज्यादा दुख होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स कहते हैं मुझे कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ। तो प्लीज बी वेयर ऑफ दिस सीसैट। एंड फॉर ऑल अदर्स हु आर नॉट ग्रेट इंजीनियर्स, तो जो आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज रिमेंबर, आप अगले 100 दिन आधा घंटा अलोकेट कीजिए, आधे से 1 घंटा आपकी कंफर्ट लेवल पे सीसैट के लिए, जहां पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा हर दिन। और सीसैट के लिए स्ट्रैटेजी बनाइएगा। अगर आप एप्टीट्यूड में वीक है तो आप फोकस कीजिएगा इंग्लिश के ऊपर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। इसमें से भी 30-35 सवाल आते हैं, ये अटेम्प्ट कीजिएगा और 10 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। यू विल बी वेरी इजीली क्लियरिंग दिस एग्जाम। और वहां पे भी अगर आपको एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा टफ हो रहा है तो सेलेक्टिव पढ़ाई कीजिएगा, इन द सेंस आप चैप्टर्स से, जैसे कि वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, रेशियो, बहुत आसान से चैप्टर से इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। 10 से 15 सवाल इसमें से निकल जाएंगे, साथ में इंग्लिश कर दीजिएगा, यू विल बी गुड टू गो। बट नॉनदलेस इस पूरे डिस्कशन का सार ये है कि प्लीज डू नॉट
टेक CSAT लाइटली, राइट? प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे आखिरी हफ्ते में क्या करना है। आखिरी हफ्ता एक बहुत जरूरी है, इनफैक्ट आखिरी हफ्ता या फिर मैं कह सकता हूं 15 दिन, एक महीना भी आप लगा सकते हो। यहां पे ओपिनियन बेस्ड स्टफ से दूर रहिएगा, यानी कि कोई आपके साथ चर्चा में लगा हुआ है कि नरेंद्र मोदी सरकार बड़ी अच्छी है, राहुल गांधी बड़े अच्छे हैं, ये वो पॉलिटिक्स, इन सब चीजों से दूर रहिएगा। ओपिनियन बेस्ड न्यूज चैनल्स भी मत देखिएगा, ओपिनियन बेस्ड डिबेट्स भी मत देखिएगा, क्योंकि आपको यहां पे ओपिनियन की जरूरत नहीं है। आपको प्योर फैक्ट्स की जरूरत है, एनालिटिकल डेटा की जरूरत है, जिसके बिना पर आप MCQ सॉल्व करोगे। तो प्लीज फॉर लास्ट 1 वीक और 15 डेज स्टे अवे फ्रॉम दीज ओपिनियंस। एंड लास्ट डे मैंने आपको कहा था 26 जून को क्या करना है, आपको रिलैक्स करना है। अगर आपको म्यूजिक से रिलैक्सेशन मिल रही है तो आप म्यूजिक सुनिएगा, अगर किसी भी एक्टिविटी से रिलैक्सेशन मिल रही है तो जस्ट रिलैक्स, आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए। और एक दिन पहले एग्जाम सेंटर जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स परेशान होते हैं पहले तो एग्जाम सेंटर ढूंढने में। क्योंकि देखिए, अगर आप दिल्ली से एग्जाम लिख रहे हैं, दिल्ली में जैसे जो सरकारी स्कूल के नाम होते हैं, सर्वोदय स्कूल जो लीडर्स के नाम पे है, सभी स्कूलों के नाम थोड़े सिमिलर टाइप के होते हैं। तो आप एक सेंटर के बदले अगर दूसरे सेंटर पहुंचोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, राइट? इसके अलावा गर्मी के दिन है, जून 27, इट विल बी हॉट, तो वहां पे पानी होगा नहीं होगा आप देखिएगा, फैसिलिटी है नहीं है देखिएगा, वहां पे राइटिंग बोर्ड वगैरह, टेबल वगैरह अच्छे हैं नहीं, या तो फिर आप राइटिंग टेबल, राइटिंग पैड लेके जा सकते हैं, एटसेट्रा। तो इन सब चीजों के ऊपर थोड़ा फोकस रखिए, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा कंफर्ट लेवल होना बहुत जरूरी है, तभी आपका दिमाग भी तेजी से चलता रहेगा। और आपको लास्ट वीक में इनफैक्ट एग्जाम टाइम पे गेट साउंड स्लीप, क्योंकि नींद होगी तो आपका मेंटल स्टेट भी अच्छा रहेगा, अलर्ट भी आप रहोगे, और अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान जरूर देना है, क्योंकि आप फिट रहोगे तभी ब्रेन फिट रहेगा, तभी आप MCQ सॉल्व कर पाओगे, राइट? तो ये आपको करना है आखिरी हफ्ते, और आखिरी दिन प्लीज डू विजिट दैट सेंटर, बिकॉज नेक्स्ट डे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। और मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहूंगा एक इटर्नल सवाल के साथ। स्ट्रैटेजी तो मैंने आपको बता दी है, द प्लान, द मटेरियल और द कंटेंट एंड द एनालिसिस, बहुत जरूरी। फाइनली द इटर्नल क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको 100 डे की स्ट्रैटेजी भी बता दी है, मुझे पता है कि आप 99 वाले दिन आप मैसेज करोगे और बोलोगे सर मैं आई एम अंडर कॉन्फिडेंट, शुड आई अटेम्प्ट दिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021, राइट? तो ये बहुत से लोगों के साथ होता है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आती है, नर्वस होते जाते हैं, पैनिकी होते जाते हैं, इट इज वेरी कॉमन। सबसे पहली चीज तो ये, इस सवाल का जवाब मैं आपको दे नहीं सकता, इस सवाल का जवाब आप खुद दे सकते हो, इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन मैं कुछ सुझाव जरूर दे सकता हूं। सबसे पहली चीज, जो स्टूडेंट आते हैं, जो एस्पिरेंट आते हैं, सर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं नर्वस हूं, मैं पैनिकी हूं, आपको याद रखना है हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट जो ये एग्जाम लिख रहा है वो पैनिकी होते हैं, वो नर्वस होते हैं और वो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको ये याद रखना है। तो आप जिस नाव में हो उसी नाव में सारे स्टूडेंट्स हैं, आप इसको याद रखिएगा। और सेकंड चीज है कि अगर आपने रिलीजियसली शेड्यूल बनाया है, आपने फॉलो किया है, आपने पिछले 1 साल 8 महीनों में अगर प्रिपरेशन की है, तो प्लीज अपने आप को क्रेडिट दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एफर्ट डालोगे, अगर आप खुद को बोलोगे हाँ मैंने एफर्ट डाला है, मैंने मॉक किया हुआ है, मुझे मॉक में आ रहे हैं 70 to 90 और 100, तो मेरा ग्रेट चांस है क्लियर करने का। आपको याद रखना है, अगर 100 प्लस है इट इज वेरी गुड, बट इन जनरल इवन इफ यू आर इन दिस पर्टिकुलर रेंज इट इज वेरी वेरी फाइन। आप खुद को क्रेडिट दीजिए, श्रेय दीजिए कि मैंने पढ़ाई की है, मैंने तैयारी की है और मेरा एक चांस बनता है, बिल्कुल आई कैन अटेम्प्ट दिस एग्जाम। दो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन है, कोई इशू नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल किसी के पास नहीं होता एग्जाम से पहले। सो एवरीबडी इज एट द सेम पेज, जैसे आप टेबल में बैठोगे, जैसे क्वेश्चन पेपर आएगा, एवरीबडी इज ऑन द सेम लेवल। तो याद रखिएगा, दिस इज अ सिचुएशन फॉर एवरीबडी। एंड फाइनली मेरा एक और आर्गुमेंट ये रहेगा कि यूपीएससी के 6 अटेम्प्ट है, तो आप खुद से सवाल पूछिए। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि आई एम अंडर कॉन्फिडेंट, शुड आई अटेम्प्ट, तो आप खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं 6 साल एग्जाम लिखना चाहता हूं? प्लीज रिमेंबर दिस, डोंट डू ऑल दीज थिंग्स। अगर आप प्रिपरेशन कर चुके हो, अगर आपने डिसेंटली एफर्ट डाले हैं, तो ये सारे सवाल जब आएंगे तो आप बस वीडियो देखिए, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा खुद को क्रेडिट दीजिए, श्रेय दीजिए कि मैंने पढ़ाई की है, एंड डू अटेम्प्ट द एग्जाम, यू विल एक्सेल, डू वेरी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड डू लेट मी नो कि कैसा हुआ एग्जाम आपका। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।